चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज शुरू करेंगे नए पाले का चैप्टर 5 PT 365। देखिए 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डिटेल में पढ़िए। मेरा ये सलाह रहेगा, अभी आपके पास टाइम है 4 महीने कम, लगभग 4 महीने पूरे हैं, तो आप ट्राई करिए कि पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़िए। गलतियाँ यहीं पर होती हैं और ये गलतियों को संभालना ही अपना काम है। पढ़ाया जा सकता है, 1 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटे में भी पूरे PT 365 कंप्लीट की जा सकती है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल बस यही है कि क्या कंप्लीट ही करना है, केवल बस एक ही चीज़ के दिमाग रखना है कि क्या अगर कंप्लीट करने से काम चल जाए तो अच्छी बात है, पर ऐसा करना नहीं है। करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, IAS बनना है। सोच के देखिए कि IAS कितना टफ चीज़ हो गया है ना। जब कभी आप सोचेंगे ना तब आपको लगेगा ये जो मटेरियल है, जो पढ़ रहे हैं आप, यही सब पढ़ रहे हैं, हर कोई यही पढ़ रहा है। कोई 2 घंटे में पढ़ रहा है, कोई 5 घंटे में पढ़ रहा है, कोई इसी चीज़ को रेफरेंस मान करके पूरी किताब पढ़ रहा है। तो अंतर तो होगा ना। तो और उसमें से जो है मुश्किल से कुछ लोग ही IAS बनेंगे, ये भी आपको पता है। और सबसे बड़ा रिस्क तो हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स को लेकर ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये बात हमारी समझ रहे होंगे। या कह लीजिए कि ये जो UPSC की तैयारी का जो दर्द होता है, जो UPSC में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा होता, कैसे आपको सब कुछ पता है, तो वो भी आप समझ रहे होंगे किस स्थिति में चल रहा है सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल क्या है? वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। ठीक है, सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑनलाइन मध्यस्थता, ये चीज अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो। और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति MCPC ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, नालसा और MCPC। ठीक है, MCPC के गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि किसने गठन किया था। इसे गठित करने का उद्देश्य क्या था? मध्यस्थता मतलब बीच बिचौली वाला काम करना और सुलह के प्रभावित तरीके से कार्यान्वयन की निगरानी करना था। ठीक बात है। उसके बाद एक पॉइंट है कि यह पूरे देश में कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार से प्रशिक्षण और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्या क्या? वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देगा और क्या करेगा? कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार से प्रशिक्षण। ये रहा कुछ पॉइंट। अब बात आती है क्या कि ADR के बारे में, वैकल्पिक विवाद समाधान, ADR के बारे में। इसके बारे में क्या है? ADR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान किया जाता है। किसके बाहर? न्यायालय के बाहर। ADR में, न्यायालय में नहीं, न्यायालय के बाहर, ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। सभी प्रकार के, देखिए कौन कौन से हैं? सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक। सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। निष्पक्ष जो हो, पार्शियलिटी न करे। ठीक है, अब कहता है आर्बिट्रेशन पर मौजूदा फ्रेमवर्क। ये क्या है? आर्बिट्रेशन पर मौजूदा फ्रेमवर्क। भरोसा करिए अपने, आप जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे भरोसा करिए। भरोसा नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। भारत में फ्रेमवर्क देखिए क्या है? आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 1996 को लागू किया गया था। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 1996 लागू किया गया था। यह अनसिट्रल मॉडल कानून के अनुसार बनाया गया है। भारत का यह कानून वाणिज्यिक विवादों सहित सभी प्रकार के आर्बिट्रेशन पर लागू होता है। देखिए यह अधिनियम, इस अधिनियम में 2015, 19 और 21 में क्या किए गए हैं? संशोधन किए गए हैं। कब कब? 2015 में, 19 में एवं 21 में। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन संशोधन अधिनियम 2021 आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने न्यूज से आप संबंधित हैं। हालांकि 2021 की बात है तो हो सकता है 3-4 साल गैप ये दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी उन आर्बिट्रेशन निर्णयों को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन समझौते, अनुबंध या पंचाट, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के माध्यम से दिए गए थे
यह संशोधन 21 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हुआ था। ठीक है। संस्थागत आर्बिट्रेशन की सुविधा के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम 2019 बनाया गया है। भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद की स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद के लोग ये बात पता ही नहीं होगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। ये रहा भारत में फ्रेमवर्क। अब क्या आता है? अब आता है वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क। वैश्विक स्तर पर क्या क्या फ्रेमवर्क है, जरा इसको देखते हैं। वर्ष 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी। वर्ष 1899 में हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान पर कन्वेंशन के तहत की गई थी। भारत इसका पक्षकार, इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत इसका पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते पर अनसिट्रल मॉडल कानून लागू किया गया है। ठीक है, ये रहे कुछ आपके जो है पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है? एडीआर के प्रकार, एडीआर के प्रकार के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला क्या है कि मध्यस्थता, बीच बिचौलिए का काम है ना, आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो भी चर्चा हुआ था, पता होगा आपको। इसके तहत क्या है कि इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पंचाट भी कहा जाता है, जिसे क्या पंचाट कहा जाता है। ठीक है ना। इसको बाद आता है मीडिएशन। एक है मध्यस्थता, एक है मीडिएशन। इसमें क्या है, यह बहुत ही लचीली प्रक्रिया है मीडिएशन। इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। उसको आता है कॉन्सिलिएशन, सुलह। क्या है? कॉन्सिलिएशन, सुलह। इसमें क्या है, इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से संप्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत करके विकल्प प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक है आपका समझौता वार्ता। क्या है? समझौता वार्ता। इसमें क्या है, नेगोशिएशन। सुना होगा आपने, इंग्लिश वाला नाम सुना ही होगा, सुना होगा, है ना। मान लीजिए थोड़ा सा हिंदी वगैरह को दिक्कत भी हो रही है तो इंग्लिश वाले साहब समझ जाते होंगे। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखिए। नेगोशिएशन में तृतीय पक्ष शामिल नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो था थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहयोगी कानून, कोलैबोरेटिव लॉ। इसमें क्या है, इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। ये भी कुछ रहा पॉइंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो है दोनों पक्षकार जो है मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, मतलब मुकदमा नहीं की जाएगी। इसमें क्या, सहयोगी कानून। ठीक है ना, सहयोगी कानून में तो ये रहे कुछ जो है एडीआर के प्रकार। अब बात करते हैं मध्यस्थता अधिनियम, मीडिएशन एक्ट 2023, मध्यस्थता अधिनियम 2023। ये सुर्खियों में क्यों रहा, इसको जरा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को एडीआर के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। किसके? एडीआर के, वैकल्पिक विवाद समाधान। ठीक है। मध्यस्थता कानून 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र। अब जो है थोड़ा सा इस कानून के बारे में देखते हैं, क्या क्या पॉइंट इस कानून में है। सबसे पहले क्या है कि मध्यस्थता को परिभाषित करता है। क्या है इसमें, मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है, पहली चीज़ क्या है, मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, एक मध्यस्थता होता है, एक मुकदमा पूर्व मध्यस्थता होता है, एक ऑनलाइन मध्यस्थता, एक सामुदायिक मध्यस्थता, एक क्या है, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। ये कुछ नहीं। इसके तहत क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से, तीसरा व्यक्ति शामिल होगा इसमें मीडिएशन में, तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
इस तीसरे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मध्यस्थ बोलते हैं, बिचौलिया, है ना। अब कभी कभी आपको लगा सर ये आप दोनों बात तो एक ही बोल रहे हैं, मध्यस्थता भी वही बोल रहे हैं, है ना, तो कभी कभी डाउट में आएगा। थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा बस, कुछ नहीं, इस बहुत ज़्यादा घुमा कर क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। कुछ जगह पे बचने का प्रयास करिएगा, हाँ नहीं समझ में आए। अब जबरदस्ती नहीं कि चलो हम उसको पीएचडी करना शुरू कर दें, पीएचडी करना शुरू करेंगे समस्या खुद ही आएगी। ये पता चला एक ही टॉपिक पढ़ते रह जाएंगे। अभी बहुत पीट 365 आएगा, हर सब्जेक्ट अलग लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टैटिक पोर्शन भी होगा, उसके बाद कुछ अपना अलग से आपका नोट्स भी होगा, जहाँ से पढ़ रहे होंगे तो कई चीज़ें होंगी। खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी बन जाएगा, लेकिन समस्या ये खिचड़ी बनाना नहीं है, खिचड़ी बनाएंगे खुद उलझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता, ये क्या है? मुकदमेबाजी से पहले की बात हो रही है। देखिए क्या है, संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। सिंपल सी बात है, वो सोचते हैं मुकदमेबाजी ना हो, पहले ही अगर बात बन जाए तो बना लो भाई, है ना। ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी जिद कर लेते लोग, नहीं हम लड़ाई करके मारेंगे, मुकदमा करेंगे और जीतेंगे तब बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। खैर, मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद, मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद, इसमें क्या है? केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार पास ताकत रहेगी। पार्लियामेंट में ध्यान रखिएगा, संसद की बात नहीं हो रही है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, पहली चीज। दंडनीय क्रिमिनल अपराधी के अभियोजन से जुड़े विवाद, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद, ये कुछ विवाद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब एक आता है क्या? प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसमें क्या है? जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो, जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो, तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी। ये पॉइंट सिंपल से बस बेसिक अंडरस्टैंड रखिए। हर चीज़ रटेंगे तो फिर तो हो चुका, फिर तो बेड़ा पार हो चुका भाई। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा, मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा। अब इसमें क्या है? इसे 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 120 दिन याद रखिएगा। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कितने? 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 120 दिनों तक, मतलब कि कितना हो गया? तुम 3 6 18, है ना। कितना महीने हो गए? 6 महीने। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। कितने? 2 सत्रों के बाद। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसके? न्यायालय से संबंधित जितने मुद्दे हों, न्यायालय वाला अपना काम एकदम क्लियर होना चाहिए। पता चला कि न्यायालय को इग्नोर कर दिए, अपने से ही नया प्रक्रिया बना दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना। भारतीय मध्यस्थता परिषद कभी सुने भी नहीं कितने लोग। एमसीआई में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन? एक अध्यक्ष होंगे, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, मध्यस्थ एडीआर का अनुभव रखने वाले, और एक अंशकालिक सदस्य होंगे जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल होगा, और क्या होता है? 3 पदेन सदस्य होंगे। 3 क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। इसमें क्या है कि यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को एमसीआई द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, ठीक है। अब क्या होता है कि लागू होना या प्रवर्तनीयता, एनफोर्सिबिलिटी, है ना। इसमें क्या है जरा ये देखते हैं। मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सर समझौता तो हो गया, मज़ा आ रहा है, बाकी अब न्यायालय में मान्य होगा कि नहीं होगा, ऐसा डाउट लग रहा है। तो जो है बाध्यकारी भी है और प्रवर्तनीय भी,
ठीक है ना, न्यायालय के निर्णयों की तरह। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा कि मध्यस्थता हो गया, सोच रहे हैं कि जाकर के हम तो छुड़ा लेंगे, तुरंत बदल देंगे, अपना बात ही बदल देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि मध्यस्थता के फैसले को 90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल बात सही है। मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण और मध्यस्थता के अनुपयुक्त विवाद के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब गलत हुआ है, चुनौती दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बाध्यकारी भी न्यायालय की तरह और प्रवर्तनीय है। दोनों कभी कभी जब स्टेटमेंट आएगा तो कन्फ्यूज कर देगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटल रूप से तैयार रहिएगा। चलिए भैया, अब क्या आता है? लोक अदालत। अब क्या आता है? लोक अदालत। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है। विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है। अब ये बात आती है क्या कि लोक अदालत क्या है? सवाल ये है, बाकी बात तो ठीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि एक लोक अदालत तो पता होना चाहिए। देखिए क्या है इसमें। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, वही एडीआर वाला है ना, लोक अदालत भी वही है। गठन कैसे होता है? इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसे किसे? लोक अदालत को सांविधिक दर्जा, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। पता कई बार यही एग्जाम में आता है कि ये संवैधानिक है, तो इसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई थी। अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई थी। ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती हैं। किस पे? प्राकृतिक न्याय। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोक अदालतें। उसके बाद क्या है कि शक्तियों के बारे में बात करते हैं। शक्तियों के लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाध्य नहीं है। क्या? लोक अदालतें सिविल सेवा प्रक्रिया संहिता CPC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। किसके तहत? सिविल कोर्ट के समान। कोर्ट समझ रहे हैं, कोर्ट अपना अलग मैटर है। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी भी होते हैं। सिविल कोर्ट समान शक्तियाँ, सिविल कोर्ट के समान है ताकत इसकी शक्तियाँ। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता, इससे भी क्या है? ये बाध्य, इससे बाध्य नहीं है। तो मतलब बाध्य सोच रहे हैं जबरदस्ती का, है ना। इसका निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। लोक अदालत के अगर निर्णय कोई आ जाता है तो इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत को संदर्भित मामलों में शामिल है क्या क्या? किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला हो, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और उसके न्यायालय में दायर की जाने की संभावना हो। ये चीज़, इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति स्वरूप, इसमें क्या है? वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, ये सभी। पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी। ये तो फैक्ट याद रखिएगा कि पहली लोक अदालत जो है कहाँ पर? जूनागढ़ गुजरात 1982 में। ठीक है, ये रहे कुछ पॉइंट। अब क्या आता है? ये देखिए, ये शायद कितना टाइम होगा? 18 मिनट। देखते हैं कितना चर्चा हो जाता है ये कि ये तो यही काफ़ी टाइम ले लेगा। देखते हैं, ये पूरा न्यायपालिका जो है ये हमको 2 लेक्चर लगेंगे। एक लेक्चर ये और एक इसके बाद का। 2 लेक्चर में चल कंप्लीट हो पाएगा, एक में ही जमा नहीं हो पाएगा। फ्री लीगल एड, इसमें क्या है? सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए। ठीक है, अब बात आती है भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में। जो है ये निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता क्या है? ये आखिर ये कौन सी चीज है? देखिए, भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।
मतलब जो मतलब कि जिनके पास पैसा ना हो या जो जिनको पहुंच ना हो, ऐसे लोगों के लिए जो है ये बनाया गया निःशुल्क रूप से, फ्री। ठीक है। और इसमें क्या है, विधिक सहायता में कानूनी सलाह ये मिलेगा, अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व तो ये मिलेगा, मध्यस्थता, वार्ता, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होंगे। ये सब के सब जो है सुविधाएं रहेंगी। अब आता है वैधानिक प्रावधान। अब इसका वैधानिक प्रावधान क्या क्या है इसको जरा देख लेते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ था, 1995 में। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करना है। विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। किसका? तदनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, खूब पढ़े होंगे आप। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा सर ये क्या है, नालसा सालसा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा, DLSAS, मतलब नालसा सालसा डालसा का गठन किया गया है। कुछ लोग केवल नालसा ही जान रहे होंगे, बाकी चीज ध्यान नहीं होगा। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341, इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है। अब क्या है, सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? दिशा, टेलीला, न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत आदि। क्या क्या? दिशा, टेलीला, न्याय मित्र कार्यक्रम और लोक अदालत। तो ये कुछ इसके जो है सरकार द्वारा उठाए कदम हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये कि विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। विधिक सहायता संबंधित संवैधानिक प्रावधान इसमें क्या है? अनुच्छेद 21, इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक तो ये एक अनुच्छेद 39A, इसमें क्या है? यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। मतलब जिसके पास अगर पैसे की कमी है या कोई और दिक्कत है तो इसकी वजह से उसको जो है न्याय प्राप्त करने में समस्या नहीं आनी चाहिए। जी, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मतलब पहले से ये नहीं था, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो ये रहा कुछ संवैधानिक प्रावधान। अब बात करते हैं ये वाला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में थोड़ा सा। ये आपको लक्ष्मीकांत वगैरह मिल जाएगा। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना ताकि वो पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू कर सके। ठीक है। ये रहे कुछ नालसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं, ये देखिए, कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना आदि। अब क्या है, कुछ पॉइंट देख लीजिए कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसके लिए पात्र हैं? सबको मिलेगा क्या? नहीं, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? महिलाएं एवं बच्चों को मिल जाएगा। औद्योगिक कामगार जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए मिल जाएगा, उनको है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या दिव्यांगजन, इनको मिलेगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, इनको मिलेगा। सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग, इनको मिलेगा। संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति, इनको मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति, मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति। ठीक है। ये कुछ जो है पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट है क्या इसमें? हाँ, एक पॉइंट और है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में मामला होने की स्थिति में
इसके लिए वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने पर यह आय सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित है। ये रहे आपके कुछ पॉइंट आज के लिए। शायद टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, 25 मिनट हो गया है। अभी मैं शुरू करूँगा लेक्चर तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि एक लेक्चर और लेंगे, न्यायपालिका उसको पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, PT 365 को, ठीक है। ओके।